इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा 8वीं के अध्याय 13 प्रश्नावली 13.1 का। ये देखिए तीसरा प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं कि कैसे हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्रधन ज्ञात कर सकते हैं। उसमें डायरेक्ट मूलधन, दर और समय दिया गया था। इसमें आपको एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, आप एक प्रश्न बनाया गया है कि एक किसान डीजल पंप लेने के लिए ग्रामीण बैंक से 5,500 रुपये 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कर्ज लिया है। वार्षिक गणना पर ज्ञात कीजिए कि 2 वर्ष पश्चात किसान बैंक को कितना रुपए देगा। तो हम लोग यहाँ पे जो मेन पैसा जो कर्ज लिया था वही उसका मेन पैसा होगा, मूलधन। तो मूलधन यहाँ पे P लिखेंगे और इसका मान देखिए यहाँ पे 5,500 रुपये लिखा हुआ है, उसको लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे दर लिखा हुआ है कि वो किस रेट पे लिया है, ठीक ना। जो 5,500 रुपये लिया है वो कितना परसेंट ब्याज पर लिया है, तो ये देखिए 4% लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 4%। और कितने साल के लिए लिया है, समय, तो समय में हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे समय T बराबर हम लोग लिखेंगे 2 वर्ष। अब क्योंकि इसको बोले कि इसकी जो गणना है वो वार्षिक गणना पर कीजिए, याद करना है। चक्रवृद्धि ब्याज की गणना वार्षिक गणना करना है, ठीक ना। तो वार्षिक मतलब एक एक साल के हिसाब से हमको काउंट करना है, हिसाब किताब करना है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज। और अभी तक हम लोग ऐसे ही बनाते आ रहे हैं, प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज। तो यहाँ पे साधारण ब्याज लिखने के बाद फिर इसका सूत्र क्या होता है, P गुना R गुना T होता है बटे 100 का 100। और उसके बाद P का वैल्यू यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि क्या हो जाएगा। P का वैल्यू देखिए यहाँ पे हो जाएगा 5,500। R का वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं 4% है, तो 4 ही लिखिए। यहाँ पे T के जगह पे 2 के जगह आपको 1 लिखना है, क्योंकि हम लोग एक एक साल करके ज्ञात करेंगे, ठीक। और बटे के नीचे 100 का 100, यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे बचा आपका देखिए 55 गुणित 4 और 1 बचा। तो फिर हम लोग जानते हैं कि 4 एकम 4 और 4 और 55 को अगर गुना करेंगे तो आ जाएगा 220। तो ये 220 रुपये हमारा पहला वर्ष का साधारण ब्याज हमको प्राप्त हुआ। अब हम लोग इसके आगे सॉल्व करेंगे और इसका साधारण ब्याज के बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें मिश्रधन कितना निकलता है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम वर्ष का मिश्रधन ज्ञात करेंगे। तो प्रथम वर्ष का मिश्रधन ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मूलधन और, ठीक ना, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो यहाँ पे हमारा मूलधन था प्रथम वर्ष का 5,500 और ब्याज हमको मिला है 220 रुपये, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो इस 220 रुपये को भी यहाँ पे नोट कर लेंगे। और इस प्रकार से हम लोग इन दोनों को अगर जोड़ देंगे, ठीक ना, तो यहाँ पे रफ में आप जोड़ के देख सकते हैं 5,500 और 220, तो टोटल मिल जाएगा यहाँ पे देखिए 2 का 2, 5 2 7 5, मतलब इसको जोड़ने से आ रहा है 5,720 रुपये। तो ये हमारा प्रथम वर्ष का मिश्रधन होगा। और हम लोग ये भी जानते हैं कि प्रथम वर्ष का जो मूलधन है, मिश्रधन है, ठीक ना, यहाँ पे लिख लीजिए। प्रथम वर्ष का मिश्रधन दूसरे वर्ष का मूलधन होता है, दूसरे वर्ष का मूलधन होता है, ऐसा हम लोग नोट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसको आगे तक सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लोग देख पा सकते हैं कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ठीक है। सब लिखने के बाद हम लोग जान गए कि ये जो 5,720 है ये दूसरे साल के मूलधन के जगह पे हमको लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग फिर पुनः लिखेंगे दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज। पहला वर्ष का हम लोग साधारण ब्याज और जो मिश्रधन है निकाल चुके हैं। अब हम लोग दूसरे वर्ष के लिए ज्ञात करेंगे। तो दूसरे वर्ष के लिए साधारण ब्याज, ठीक ना, या फिर दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज, उसको भी लिख सकते हैं, का भी लिख सकते हैं, दूसरे वर्ष के लिए भी लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज। और इसका सूत्र आप लोगों को मालूम ही हो गया होगा, क्या होता है, P गुना R गुना T बटे 100। और इसके जगह पे हम लोग अभी वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे साइड में मैं वैल्यू रखूँगा और देखूँगा कि कितना आता है इसमें। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि देखिए P के जगह हम लोग अगर वैल्यू रखेंगे, P का मान कितना हो जाएगा, अभी 5,720 होगा। जो प्रथम वर्ष में प्राप्त हुआ ना हमको मिश्रधन, वो दूसरे वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, मूलधन। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे
बटे के ऊपर लिखेंगे 5,720। यहाँ पे प्रतिशत हमारा जो पहला वर्ष था वही रहेगा 4%। और यहाँ पे समय 2 वर्ष की जगह हम लोग 1 वर्ष लिए थे और 1 वर्ष यहाँ पे लेंगे तो एक ही लेंगे और 100 का 100। यहाँ पे देखिए उसके बाद हल करेंगे तो ये 0 और 0 आपस में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 572 और 4 × 1 और यहाँ पे 10 बचा है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि 4 को काटने के लिए 2 दूनी 4 होता है तो 4 कट गया और इस 2 से इसको काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक, नहीं समझ में आया? चलिए रफ में बताता हूँ। 4 और 10 को छोटा करने के लिए 4 के जगह 2 × 2 लिख सकते हैं और 10 के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 10 का 10 ही लिखो। फिर 2 से अगर 10 को भाग देंगे तो 5 बचेगा, बड़ी संख्या नीचे है तो नीचे लिखेंगे। इस प्रकार 2/5 बचा, इसलिए ऊपर देखिए 2 लिखा और नीचे 5 ही बचा है। ठीक, तो डायरेक्ट आप इसको ना लिख के 4 और 10 को काट दीजिए, ऊपर 2 और नीचे 5 आप लिख दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इतना सॉल्व करने के बाद फिर यहाँ पे नोट करेंगे जो बचा है 572 × 2/5। यहाँ पे हम लोग अगर ऊपर वाला संख्या को गुना करेंगे तो प्राप्त होगा 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1 और 5 दूनी 10 और 1 11 तो 1144 प्राप्त होगा। बटे के नीचे 5 का 5 हमको प्राप्त हो रहा है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें इस 5 से इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो रफ में हम लोग भाग दे के देखेंगे कितना आएगा। तो देखिए भाग देने से 5 दूनी 10, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 4 का 4, फिर क्योंकि भाग नहीं जाएगा 1 में तो इसमें हो जाएगा 5 दूनी फिर 10 होगा। यहाँ पे देखिए 4 बचा है, फिर इस 4 को नीचे उतारेंगे तो यहाँ से फिर जाएगा 5 × 8 40, 5 ने 45 हो जाएगा तो हम लोग 40 8 बार लेंगे, भाग देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 बचा। फिर से पुनः क्या बचा 4, तो 4 में तो भाग नहीं जाएगा, जो 4 बचा है नीचे यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, 4 में नहीं जाएगा तो यहाँ पे दशमलव लेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और 5 8 हो जाएगा फिर 40। तो इस प्रकार से 228.8 हमको प्राप्त होगा। दोनों को हम लोग कट करेंगे यहाँ से तो हमको यहाँ से देखिए प्राप्त हो रहा है 228.8 प्राप्त हो रहा है तो हम लोग 8 ही लिखेंगे। इतना रुपए, ठीक ना। बहुत जगह बुक में हो सकता है कि 80 पैसा लिखा है तो पॉइंट के बाद 8 का मतलब 80 पैसा भी हो सकता है, ठीक ना। उसके बाद हम लोग यहाँ तक देख लिए, ये दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज था, ठीक ना। तो हम लोगों को पहले वर्ष का ब्याज भी प्राप्त हो चुका है 220 और दूसरे वर्ष का ब्याज भी प्राप्त हो चुका है 228। अब इन दोनों वर्षों के ठीक ना हम लोग क्या करेंगे अब, क्योंकि हमको बैंक को पैसा लौटाना है तो कितना रुपए हम लोग बैंक को देंगे, इसलिए हम लोगों को पूरा ये ब्याज के साथ मिश्रधन भी ज्ञात होना चाहिए। इसलिए हम लोग अभी क्या करेंगे, मिश्रधन ज्ञात करेंगे दूसरे वर्ष का। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दूसरे वर्ष का मिश्रधन, दूसरे वर्ष का मिश्रधन, ठीक ना। तो दूसरे वर्ष का मिश्रधन लिखेंगे और हम लोग जानते हैं कि मिश्रधन बराबर होता है मूलधन और ब्याज, ठीक ना। मूलधन और ब्याज इन दोनों को जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग मूलधन कितना हमारा है, देखिए दूसरे वर्ष का मूलधन था 5,720 रुपये। ये दूसरे वर्ष में लिखे है ना, देखिए यहाँ से पी का मान देख के लिखिए कितना है 5,720 रुपये। और ब्याज हमको जो प्राप्त हुआ देखिए 228.8 हमको प्राप्त हुआ है, ठीक। दिख रहा होगा आप लोगों को। चलिए हाँ, अब आपको दिख रहा होगा। इस प्रकार से हम लोग इन दोनों को अगर पुनः क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे 5,720 और 228.8 को, तो हमको प्राप्त हो जाएगा 5,948 रुपये और 80 पैसा, ठीक ना। तो इसको हम लोग रुपये लिख लेते हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार से देखिए फाइनली हमारा आंसर जो इतना हमको प्राप्त होगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं, मतलब नेक्स्ट प्रश्न चौथा नंबर। अब देखिए यहाँ पे जो चौथा प्रश्न है इसमें लिखा हुआ है कि अनुराधा ने किसी संख्या में 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8,000 रुपये जमा किए और इसमें 3 वर्षों के बाद उसको मिलने वाली मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे संख्या नहीं, यहाँ पे असल में कुल मिला के संस्था होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे आप संस्था इसको चेंज कर लीजिएगा, संस्था। चलिए, तो संस्था में 5%, संस्था मतलब कोई बैंक वगैरह में ऐसे जमा किए और 5% वार्षिक ब्याज की दर से जमा किए, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8,000 रुपये। 3 वर्षों के बाद उसको कितना रुपये मिलेगा ये हमको ज्ञात करना है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें मिश्रधन पता करने के लिए 1-1 साल करके 3 वर्ष तक हम लोग मिश्रधन ज्ञात करेंगे। तो आप लोग अभी तक जान ही गए हो कि इसमें क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको मूलधन लिखना है,
ठीक ना। मूलधन हमारा जो मेन पैसा जो जमा किया होगा, तो मूलधन यहाँ पे हमको दिख रहा है कितना, पी का जो वैल्यू है 8,000 रुपये, तो यहाँ पे लिखेंगे पी और यहाँ पे 8,000 लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे समय दिया है, समय कितना दिया उसको भी लिख लेंगे। समय हमारा देखिए 3 वर्ष दिया है, तो टी के जगह पे हम लोग 3 वर्ष लिखेंगे। आप मूलधन के बाद दर ही नहीं लिखना है, आप आगे पीछे लिख सकते हैं। और दर कितना है, दर का वैल्यू देखिए, दर को हम लोग 8 से शो करते हैं और इसका जो वैल्यू है 5%, तो यहाँ पे 5% लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज, प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज, ठीक ना। तो प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज लिखेंगे और इसका सूत्र हम लोग जानते हैं कि P गुना R गुना T होता है बटे 100 का 100। यहाँ पे हम लोग P के जगह P का वैल्यू रखेंगे और R के जगह R का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि 5%। T के जगह 3 वर्ष है तो 1 वर्ष लिखेंगे, ऐसे 1-1 साल करके ज्ञात कर रहे हैं हम लोग। और डबल जीरो, यहाँ पे 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऊपर 80 बचा और 5 और 1 बचा, 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो 80 और 5 कितना हो जाएगा आपका, तो 80 गुना 5 लिखेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 5 अटे 40, 0 मतलब 400 रुपये। 80 और 5 को गुना करने से 400 रुपये प्राप्त होगा। तो इस प्रकार ये प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज प्राप्त हुआ। अब हम लोग प्रथम वर्ष का मिश्रधन देखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम वर्ष का मिश्रधन। तो यहाँ पे प्रथम वर्ष का मिश्रधन, मिश्रधन क्या क्या जोड़ने से आता है, मूलधन और ब्याज को। तो ब्याज हमारा 400 है, मूलधन हमारा 800 है, तो हम लोग 8,000 धन यहाँ पे 400 कर देंगे। तो हमारा जो मिश्रधन प्राप्त होगा हमको 8,400 रुपये। तो बहुत आसानी से हम लोग प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज और प्रथम वर्ष का मिश्रधन ज्ञात कर लिए हैं। चलिए इसके बाद हम लोग दूसरे वर्ष का ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे पहले मैं लाइनिंग खींच लेता हूँ। चलिए अब दूसरे वर्ष का हम लोग ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे, हम लोग जानते हैं कि प्रथम वर्ष का, ठीक ना, प्रथम वर्ष का जो मिश्रधन है ये दूसरे वर्ष का क्या हो जाता है, दूसरे वर्ष का मूलधन होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरे वर्ष का मूलधन होता है, तो यहाँ पे लिख लीजिए मूलधन होता है, ठीक है। ऐसा लिखने के बाद यहाँ पे फिर हम लोग दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज देखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज, ऐसा करके नोट कर लेंगे। और दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज में फिर हम लोग यहाँ पे जो सूत्र होता है साधारण ब्याज का उसको नोट करेंगे। और यहाँ पे हम लोग P के जगह पे अब 8,000 ना लिख के 8,400 लिखेंगे, क्योंकि ये जो 8,400 ये पहला वर्ष का मिश्रधन था, तो ये दूसरे वर्ष का मूलधन हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 8,400, R के जगह पे वही हमारा जो रेट था दर वही रहेगा 5%, और T के जगह पे भी हमको 1 लेना है, तो क्योंकि दूसरे साल के लिए है, पहला साल के लिए 1 लिए थे, दूसरे साल के लिए 1 लिया, तीसरा साल के लिए भी समय 1 होगा। फिर डबल जीरो, यहाँ पे 100, यहाँ पे देखिए 0 और 0 कैंसिल है, 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 84 और 5 बचा, 1 का कोई मतलब नहीं है, तो 84 × 5 हम लोग लिखेंगे और इन दोनों को हम लोग गुना करेंगे तो हो जाएगा, देखिए 4 पंजे 20 का 0 हासिल 2, 5 अटे 40 और 2 42, तो 420 रुपये हमारा दूसरे वर्ष का मूलधन प्राप्त हुआ। अब हम लोग लिखेंगे दूसरे वर्ष का मिश्रधन मूल, ठीक ना। दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज प्राप्त होने के बाद हम लोग लिखेंगे दूसरे वर्ष का मिश्रधन। तो मिश्रधन में हम लोग जानते हैं, फिर भी आप लिखने से लिख सकते हो, मूलधन और ब्याज को जोड़ना पड़ता है, यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो इस प्रकार से मूलधन और ब्याज को जोड़ दीजिए। मूलधन कितना है दूसरे वर्ष का 8,400 और ब्याज कितना निकला 420। इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूंगा, 0 के साथ 0, 2 का 2, 4 8 4 8 और 8 का 8, तो हमको प्राप्त हो जाएगा 8,820 रुपये। ये हमारा दूसरे वर्ष का मिश्रधन हमको प्राप्त हुआ। अब हम लोग इसके आगे जाएंगे और हम लोग तीसरे वर्ष, क्योंकि 3 साल के लिए बोले ना जमा किया, तो 3 साल के लिए है, इसलिए हम लोग तीसरे वर्ष का भी हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लोग नोट कर सकते हैं कि फिर लिखेंगे दूसरे वर्ष का, क्योंकि तीसरा साल के लिए भी ज्ञात करना है, इसलिए हम लोग लिखेंगे दूसरे वर्ष का मिश्रधन तीसरे वर्ष का क्या हो जाएगा, तीसरे वर्ष का मूलधन होगा। तो तीसरे वर्ष का मूलधन होगा। और पुनः हम लोग क्या करेंगे, दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज, तीसरे वर्ष का हम लोग अभी क्या करेंगे, साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे तीसरे वर्ष का साधारण ब्याज। तो इस प्रकार तीसरे वर्ष का साधारण ब्याज, ऐसे सूत्र आप लोग यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ठीक ना। क्या होगा,
साधारण ब्याज बराबर हम लोग जानते हैं कि P गुना R गुना T बटे 100 होता है। तो यहाँ पे हम लोग P का मान कितना है, तो P के जगह पे P का मान लिखेंगे। देखिए 8820 हो जाएगा, क्योंकि ये दूसरे वर्ष का मिश्र धन है, जो तीसरे वर्ष का क्या बन जाएगा, मूलधन। तो यहाँ पे हम लोग इस मान को लिखेंगे 8820। आर के जगह पे वही 5% रहेगा और टी के जगह टी का जो वैल्यू है 1 ही रहेगा। तो ये देखिए 1 साल, 2 साल और तीसरा साल, तो और 100 का यहाँ पे 100 हो जाएगा। फिर हम लोग जानते हैं कि 0 के साथ 0 कटेगा, यहाँ पे जो जो बचा है उसको नोट कर लेंगे। और ये देखिए इस प्रकार से, और 5 के साथ इसको काटेंगे तो 2 बचेगा। फिर हम लोग जानते हैं कि 882 और यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, गुना 1 बचा, 1 लिखने का मतलब नहीं, बटे के नीचे 2 है तो 2 लिखिए। और इसको फिर हम लोग अगर डिवाइड करेंगे, 882 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 441 रुपये, ठीक ना, 441 रुपये हमको प्राप्त हो रहा है। तो हम लोगों को तीनों साल का कितना मिश्रधन प्राप्त होगा, 3 वर्षों के बाद उसको मिलने वाला मिश्रधन ज्ञात कीजिए लिखा हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तीनों वर्षों का मिश्रधन, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे तीनों साल का मिश्रधन या फिर तीसरे साल का मिश्रधन। तो यहाँ पे लिखेंगे तीसरे वर्ष का मिश्रधन। और तीसरे वर्ष का मिश्रधन ज्ञात करने का है तो हम लोग फिर क्या करेंगे, तीसरे वर्ष का जो मूलधन था उसको जोड़ देंगे किसके साथ, ब्याज के साथ। तो ठीक ना, इस प्रकार हम लोग आगे देखेंगे कि तीसरे वर्ष का जो मूलधन था 8820 रुपये, इसको जोड़ देंगे, ब्याज कितना निकला 441। इस 441 के साथ जोड़ने के बाद यहाँ से देखिए हमको प्राप्त हो जाएगा 9261 रुपये। यहाँ पे अगर आप में जोड़ के देख सकते हैं, इसको बहुत आसान चीज़ है, ठीक ना। इस प्रकार जोड़ेंगे तो 1, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, यहाँ पे 9। तो इस प्रकार हम लोग जोड़ने से इतना हमको प्राप्त हो रहा है। तो देखिए बहुत आसानी से हम लोगों को तीसरे वर्ष का जो मिश्रधन प्राप्त हुआ, तो कुल मिला के इतना रकम किसको, अनुराधा को तीसरे वर्ष के बाद मिलने वाला है। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। इस प्रकार से हमारा 13.1 का सभी प्रश्न जो है मैं सॉल्व करके वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आप लोग अभी तक नहीं देखे होंगे तो मेरे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।